नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ और भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जी हाँ, देश के कोने कोने की खबर आपको बताने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए सुबह सुबह हम दोनों हाजिर हैं। हर रोज की तरह एक बार फिर से खबरों का फुल डोज, सुपर डोज लेकर एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में बीती रात क्या हुआ। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हम दोनों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो एक नया मौसम का पैटर्न है वो वाकई तबाही ला रहा है दीपिका। क्योंकि लैंडस्लाइड जिस तरीके से इस बार मानसून के मौसम में देखने को मिला है, उसने हिमाचल की सूरत को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, वहाँ के लोगों की जो जिंदगी है वो दरकते पहाड़ और खिसकती जिंदगी के बीच यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है। अभी फिलहाल वहाँ के ताजा हालात क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में मानसून का रौद्र रूप प्रलय ला रहा है। बादल जहाँ भी बरस रहे हैं, जमीन फाड़ रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं। भूस्खलन की मार से सड़कें तबाह हो रही हैं। तस्वीरें चंडीगढ़ शिमला NH5 पर हुए भूस्खलन की हैं। पहाड़ से भारी मलबा हाईवे पर भरभरा कर गिरता दिख रहा है। लगातार बारिश के चलते पहाड़ों से चट्टानें खिसक रही हैं। चक्की मोड़ के पास हुए भूस्खलन के बाद सड़क पूरी तरह बंद हो गई। हिमाचल में तबाही की एक और तस्वीर देखिए। चंबा जिले में भीषण हादसा हुआ है। यहाँ पहाड़ से बोल्डर गिरने के बाद तीसा बैरागढ़ मार्ग पर पुलिस की टाटा सुमो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे का शिकार हुई कार में हिमाचल पुलिस के 9 जवान समेत 10 लोग सवार थे। कार में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शिमला से सामने आई डरावनी तस्वीरों को देखिए। शिमला के चौपाल क्षेत्र में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसके बाद लैंडस्लाइड हुआ और उसी रास्ते से स्कूल जा रही एक छोटी बच्ची नीचे गिर गई और मलबे में फंस गई, जिसे ग्रामीणों ने जैसे तैसे बचाया। तो उधर कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर रोजाना लैंडस्लाइड हो रहे हैं। नॉन स्टॉप लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश में अभी 2 नेशनल हाईवे समेत 242 सड़कें बंद कर दी गई हैं। मैं नेशनल हाईवे पे हूँ और ये जो जगह है वो सलोगड़ा है। आपको दिखा देती हूँ क्या हालात यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो सड़कों पर गिरे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें आप देख सकते हैं वो सड़कों पर गिरे। नेशनल हाईवे के जो हालात है बहुत ही भयानक है। मिट्टी, मलबा, पत्थर और ये हालात जो है हर जगह है नेशनल हाईवे पे। कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो वो अपने रिस्क पे चल रहे हैं, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी भी बड़े बड़े बोल्डर्स गिरे भी। वहीं शिमला मौसम विभाग की तरफ से 14 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लैंडस्लाइड होने की आशंका भी जताई गई है। और बात एक और पहाड़ी राज्य की करें। जी हाँ, हम बात करें उत्तराखंड की, जहाँ पर मलबे लगातार पहाड़ से टूट करके गिर रहे हैं और साथ ही वहाँ के लोगों की जिंदगी भी बहुत बुरी हो चुकी है। और हालात ये है कि कई जगह पहाड़ दरक रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं जिसके लिए मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में भी मानसून का भीषण विनाश जारी है। पहाड़ी राज्य में कहीं भूस्खलन तो कहीं उफनती नदियों ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। कोट द्वार में बादल फटने से भीषण तबाही मची। सैलाब ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। पनियाली नाले में उफान से गबर सिंह कैंप और कौड़िया घरों में पानी घुस गया। 8 घंटे की बारिश ने कस्बे में ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। भूस्खलन 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन कोट द्वार में स्थिति अभी भी नहीं सुधर पाई है। NH 534 कोट द्वार पूरी 3 दिनों से बंद है, जिसके चलते कई लोग फंस गए हैं। हालात ये है कि सड़कों पर ही अपनी गाड़ियां छोड़कर लोग आसपास के गांव में जा रहे हैं। ये घर है, ये घर कभी भी गिर सकता है और इस घर में जो स्थिति बनी हुई है, इसमें 4-4 से 5-5 फुट अंदर गार्ड आ गया है, जिसकी वजह से मकान छोड़कर लोगों को जाना पड़ा। कोड़ियाला ब्लॉक में अभी भी सैकड़ों घरों के अंदर मलबा भरा हुआ है। मंजर ऐसा है कि घरों का पूरा सामान तबाह हो चुका है। इस इलाके से 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा था। बच्चों को निकाल भी नहीं पाए, हम यहाँ फंस गए पीछे। बड़े मुश्किल से निकाला दलदल में से पड़ोसियों ने आके। सीएम पुष्कर धामी ने भी कोट द्वार का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने के आदेश दिए और जनजीवन को जल्द पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में हालात अभी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। राज्य के 6 जिलों में अगले 3 दिन भारी हैं। देहरादून मौसम केंद्र ने 12 से 14 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। कि जयपुर से जहां छात्रों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया और बवाल किया। जी हाँ, ये प्रदर्शन करने रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो गया। आखिर ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर क्यों रहे, आप भी देखिए। सड़कों पर छात्रों का हुजूम है, भारी बवाल और हंगामा जारी है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने पहले सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति सचिवालय पर ताला लगाकर JLN रोड पर धरना किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। राजस्थान पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज में 6 छात्रों के साथ पैर और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विरोध जताते हुए छात्रों ने सड़कों पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वो पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी में चुनाव की तैयारी में जुटे थे। अब जब चुनाव का वक्त आया है तो राज्य सरकार ने खुद का सियासी फायदा देख छात्र संघ चुनाव नहीं करने का फैसला ले लिया। और पंजाब के मुख्यमंत्री बात करते हैं कि पंजाब के लोगों को नशे के दलदल से बाहर निकालेंगे, लेकिन उसी पंजाब से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो इस दावे पर कई सवाल खड़े कर देती है। जी हाँ, आपको दिखाते हैं बैनर पर पहले क्या लिखा था, जिसे बाद में विवाद बढ़ने पर छिपा दिया गया। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस ने कैसे मान सरकार को घेरा, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। नशे के दलदल में फंसे पंजाब की तस्वीर बदलने के चाहे लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये तस्वीर पंजाब के मौजूदा हालात और हकीकत को बयां करने के लिए काफी है। जालंधर में शराब ठेके के बाहर लगे इस बोर्ड को देखिए। इस पर लिखा है वुमेन फ्रेंडली शॉप। इस तस्वीर ने पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शराब की बिक्री के लिए नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। मीडिया में मामले ने तूल पकड़ा तो लिकर शॉप के बाहर वुमेन फ्रेंडली शॉप लिखी हुई जगह को ढक दिया गया। नया नाम दिया गया विस्की वाइन बियर शॉप। पंजाब की विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी चुनावी वादियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। कांग्रेस ने भी पंजाब की आप सरकार को आड़े हाथों लिया है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ। विदेश तक इसके तार जुड़े हुए थे। एक आरोपी की 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। आखिर ये गिरोह कैसे काम करता था, कैसे धर्मांतरण फैला रहा था और इसका पर्दाफाश कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। यूपी के सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरोपी की 1 करोड़ 4 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई। बाकायदा ढोल बजाकर मुनादी की गई और नायब तहसीलदार ने कुर्की का ऐलान किया। आरोप है कि डेविड अस्थाना और गिरोह के बाकी लोग बहला फुसलाकर लोगों का धर्मांतरण करवाते थे। गिरोह में भारत ही नहीं बल्कि कुछ विदेशी लोग भी शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है। 25 दिसंबर को एक बड़ी घटना घटित हुई थी, जिनमें ऑर्गेनाइज वे में कुछ पास्टर्स यहाँ पे आए थे और यहाँ के लोग जो भोले भाले लोग हैं, गाजर एरिया के गरीब लोग हैं, उनको ईश्वरीय भय दिखा के तथा पैसे का लालच देकर के इन लोगों ने धर्मांतरण का प्रयास किया था। उनमें ब्राजील से 3 लोग आए थे, उसमें एक पास्टर भी सम्मिलित था। 25 दिसंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद मजबूर और लाचार गरीब बेसहारा लोगों को लालच देकर धर्मांतरण करवाना था। भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आयोजकों को अरेस्ट कर लिया। थाने पर लाया गया कि चूंकि जो ब्राजीलियन थे वो सभी लोग हमारे मित्र राष्ट्र के नागरिक थे, अतः इनको तत्काल डिपोर्ट करवा दिया गया। लेकिन जो लोकल हिंदुस्तान के रहने वाले थे, उनमें से करीब 4 या 5 लोग गिरफ्तार कर लिए थे। इनको तत्काल जेल भेज दिया गया। इस गिरोह के तार कई देशों तक जुड़े हैं। इनके खातों को सीज कर दिया गया है। इनके पास करीब 4 से 5 अकाउंट लखनऊ जनपद महानगर में हैं। उनके पैसे को हम लोगों को फ्रीज करा रखा है। इसके पास पहले से भी जो अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट इंटरफेस है पेपल, उसका भी एक खाता था और ये कोरिया और ब्राजील अर्जेंटीना की यात्रा भी कर चुका था। ये तो इसके एक अंतर्राष्ट्रीय इसका नेक्सस था, एक बड़ा गैंग था। वर्तमान में इसमें जेल में है। ये जो भी इसके पास और अवैध अर्जित संपत्ति है उसको हम लोग भगाल रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में, यूपी में हो या दिल्ली में हो।
और बहुत जल्दी उसे हम लोग अटैच करने का प्रयास करें। और नागपुर से जबलपुर पहुंची बीजेपी नेता सना खान। पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि सना के किसी करीबी ने ही सना की हत्या की। तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी ने पूछताछ में क्या खुलासे किए हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी पप्पू उर्फ अमित साहू को मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी अमित साहू ने हत्या करने की बात कबूल की है। हत्या कर अमित साहू ने हिरन नदी में लाश फेंक दी थी। हमने हमारी टीम और क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर गई और उसके बाद वहाँ जो एक्यूज है अमित साहू करके उसको ही हमने ताबे में ले लिया है। उसको जो एक साथीदार है उसने हेल्प की उसमें, तो वो भी ताबे में ले लिया है। और जो और एक साथीदार है तो उसका ये शोध शुरू है। जो एक्यूज है उन्होंने तो पुष्टि दे दी है कि उनकी बॉडी हिरन नदी में डाल दिए थे। आपको बता दें कि सना खान 2 अगस्त को नागपुर से जबलपुर आई थी। इसके बाद से सना से परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा था। परिवार ने महाराष्ट्र के मनकापुर थाने में सना खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच पड़ताल की गई तो सना की आखिरी लोकेशन जबलपुर के गोरा बाजार की मिली, जिसके बाद 4 अगस्त को महाराष्ट्र पुलिस जबलपुर पहुंची। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने छापा मारा पर फ्लैट पर कोई नहीं मिला। हालांकि जबलपुर पुलिस को सना खान और पप्पू साहू का एक मैरिज सर्टिफिकेट जरूर मिला। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हत्या क्यों की गई। और मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कानून संबंधित 3 विधेयक पेश किए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। जी हाँ, कानून प्रणाली में और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं देखिए इस रिपोर्ट में। के पक्ष में हाँ गए। देश में कानून और न्याय को मजबूत करने की ये एक कोशिश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल हैं। सबसे पहले इन तीनों नए बिल का मकसद क्या है ये आप सुन लीजिए। जहां अपराध ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। भारतीय अब संसदीय पैनल की ओर से इन बिलों की स्क्रूटनी की जाएगी। ये तीनों बिल इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। मतलब ये कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को खत्म कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि ये इतना जरूरी क्यों है, आप खुद सुन लीजिए। 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं। वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले। अब सवाल है कि इन तीनों बिल के पास हो जाने से क्या क्या बदलाव होंगे। चलिए अब इसे भी जान लीजिए। मसलन नए बिल में देशद्रोह के प्रावधानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से रेप के मामलों में मौत की सजा मिलेगी। दाऊद जैसे फरार अपराधियों पर उनके गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकेगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर खास ध्यान दिया जाएगा। गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 2027 तक देश के सभी जेल कंप्यूटराइज किए जाएंगे। नए कानून बनने से 533 धाराएं खत्म होंगी, जबकि 133 नई धारा शामिल की गई हैं। इसके साथ ही 9 धारा को बदल दिया गया है। बता दें कि ये तीनों बिल अभी पास नहीं हुए हैं। मार मौके से फरार। पूरी खबर होगी सुपरफास्ट अंदाज में। खबर झटपट 7:27 पर आपको दिखाएंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे कुछ और बड़ी खबरों को लेकर। से आप सभी का स्वागत है। न्यूज क्लिक पोर्टल की बात करें। न्यूज पोर्टल में जिस तरीके से बात सामने आई है, आरोप ये लगा है कि इसकी जो फंडिंग है वो चाइना से हो रही है, जिसका इस्तेमाल देश में भड़काऊ बयान और भड़काऊ खबर फैलाने के काम किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं पोर्टल न्यूज क्लिक की। अब देश के 250 बुद्धिजीवियों ने देश के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को इस बाबत पत्र लिखा है। सवाल है कि पत्र में क्या लिखा गया है, उस मामले को लेकर अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए आप।
न्यूज क्लिक का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब ये विवाद संसद से राष्ट्रपति और सीजेआई तक पहुंच गया है। इसको लेकर देश के 255 मशहूर हस्तियों ने राष्ट्रपति और सीजेआई को लेटर लिखा है, जिसमें न्यूज क्लिक के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। दस्तखत करने वालों में हाई कोर्ट्स के तमाम रिटायर्ड जज, कई पूर्व आईपीएस और आईएएस अफसर, पूर्व राजनयिक, कई राज्यों के पूर्व डीजीपी और रिटायर्ड सैन्य कर्मियों समेत बुद्धिजीवी शामिल हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि एंटी नेशनल, एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी फ्री प्रेस एजेंडा का ये मनगढ़ंत नैरेटिव खत्म किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर संसद में भी बवाल चला। कांग्रेस और इनके सब ये घमंडिया जो गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन सभी चाइनीज मीडिया को सपोर्ट करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। बता दें कि न्यूज क्लिक को चीनी फंडिंग संबंधित न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में दावा किया गया है कि दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करने वाले अभियानों के पीछे एक अमीर अमेरिकी व्यापारी कार्यकर्ता चीन से धन प्राप्त कर रहा है। इनमें जिनके नाम है उनमें न्यूज क्लिक भी शामिल है। मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। उनके इस दौरे को चुनावी मिशन से जोड़कर देखा जा रहा है। जी हाँ, वो एमपी के सागर में होंगे, जहां पर कई विकास योजनाओं की नींव रखने वाले हैं। अब देखना होगा कि इसके पीछे बीजेपी का मकसद क्या है, जो कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ठीक ऐसा ही मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़तुमा में बनने जा रहा है। 100 करोड़ रुपए की लागत से ये संत रविदास मंदिर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। यात्रा और ये मंदिर का निर्माण, ये पल बहुत ऐतिहासिक पल होंगे। भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाले होंगे। दरअसल चंद महीने बाद ही प्रदेश में चुनाव है। यही वजह है कि इस मंदिर के निर्माण को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सुनिए कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी जातियों को आपस में लड़ा के राजनीति करती है और ये इनका इतिहास रहा है, वर्तमान है, भविष्य भी यही है। इसके अलावा इनके पास कोई आधार नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं। दरअसल पूरी लड़ाई वोट को लेकर है। इस मंदिर के निर्माण को आदिवासियों के बाद अनुसूचित जाति वर्ग को साधने की रणनीति माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के 15% मतदाता हैं। वहीं प्रदेश के 230 सीटों में से 35 सीटें इसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बता दें कि शिलान्यास कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इस समागम में देश भर से 400 से 500 संत उपस्थित रहेंगे। और चलिए अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, जो कि दिल्ली से पटना पहुंचे और जैसे ही वो पटना पहुंचते हैं नारेबाजी शुरू हो जाती है। वैसे जब भी कोई बड़ा नेता कहीं आता जाता है तो नारेबाजी होना आम बात है, लेकिन पटना में जो नारेबाजी हुई उसने विपक्षी नेताओं के कान खड़े कर दिए हैं। इंडिया का नेता कैसा हो, लालू यादव जैसा हो। इंडिया का नेता कैसा हो, लालू यादव जैसा हो। पहले इन तस्वीरों को देखिए, अब यहाँ हो रही नारेबाजी को सुनिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तस्वीरें कल की हैं, जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। उनके एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और सुनिए क्या नारे लगाए। जिंदाबाद गठबंधन का नेता कैसा हो, लालू यादव जैसा हो। सुना आपने, पटना एयरपोर्ट के बाहर निकलने पर समर्थकों ने देश का नेता कैसा हो, लालू यादव जैसा हो, और इंडिया गठबंधन का नेता कैसा हो, लालू यादव जैसा हो के नारे लगाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। अब सवाल है कि क्या आरजेडी के मन में कुछ और चल रहा है। हालांकि बता दें कि आरजेडी की तरफ से इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन का नेता बनने का ख्वाब लेकर ही नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए थे और ऐसे नारों से उनका वो ख्वाब टूटेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को विपक्ष का नेता प्रोजेक्ट करना चाहती है। ऐसे में राहुल गांधी का क्या होगा। वैसे भी लालू यादव का स्वास्थ्य अब पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। एयरपोर्ट से भी वो व्हील चेयर पर बैठकर ही बाहर आए। दिल्ली भी वो रूटीन चेकअप के लिए ही गए थे। हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद की सेहत में काफी सुधार है। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के
बीच खूब जुबानी जंग हुई। मानसून सत्र के आखिरी दिन दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर जवाबी हमले किए। आखिर ऐसा क्या हुआ, किस मुद्दे को लेकर के ये दोनों बड़े नेता आपस में भिड़ गए, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश विधानसभा की हैं, जहां मॉनसून सत्र में एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष यानी अखिलेश यादव और सीएम योगी में जमकर जुबानी तीर चले। दोनों ओर से वार पलटवार हुए। अखिलेश यादव के सांड वाली टिप्पणी पर जवाब देते हुए सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। ये जो जाने जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइगरेस से और कभी सांड से, आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? पशुपालन भी उसका पार्ट है और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। सुना आपने, अखिलेश यादव ने जिस सांड को आवारा पशु कहकर मुद्दा बना रहे हैं, सीएम योगी ने उसे नंदी कहकर धार्मिक एंगल दे दिया। सुनिए अखिलेश यादव की सांड वाली टिप्पणी कैसे बूचड़खाने तक पहुंच गई। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। ये कोई अखिलेश यादव ने टमाटर की महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए सीएम योगी सुनिए कैसे उनके चाचा तक पहुंच गए। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। दरअसल चुनाव नजदीक है, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। अखिलेश यादव के पास सत्ता में वापसी का ये बड़ा मौका है, जबकि सीएम योगी का टारगेट प्रदेश के 80 में से पूरे के पूरे 80 लोकसभा की सीट जीतने का है। और आगे बढ़े उससे पहले एक नजर इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। जनता के लिए आज से खोल दिया जाएगा। और इस फ्लाईओवर की खासियत क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पुणे को नितिन गडकरी आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। चांदनी चौक ब्रिज को आम जनता के लिए आज से खोल दिया जाएगा। नए ब्रिज का उद्घाटन खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। चांदनी चौक मल्टीलेयर ब्रिज बनकर रेडी है और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये जो ब्रिज है वो मुंबई बैंगलोर नेशनल हाईवे पे आता है और पुणे सिटी के कई इलाकों को ये जोड़ता है। तकरीबन 4 साल लग गए इसे बनाने में और दूसरी ओर 900 करोड़ इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इस पुल को बनाने में 865 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 4 साल में ये पुल बनकर तैयार हुआ है। NHAI के मुताबिक रोजाना इस पुल से 1 लाख लोग गुजर सकेंगे। 8 रैम्स है, मतलब इस जो पूरे प्रोजेक्ट है जो कि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, 8 जगह से रैम्स है। मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये रैम दिख रहा है, ऐसे 8 रैम्स है। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, सिग्नल फ्री ट्रैफिक मोमेंट होने जा रहा है। पिछले साल सीएम एकनाथ शिंदे ने यहाँ का दौरा किया था। हालात को देखते हुए सीएम ने पुरानी पुल को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। पहले पीक आवर में यहाँ लंबा जाम लगता था, लेकिन अब लोग फर्राटेदार सफर कर सकेंगे। लाल बत्ती को पूरे रूट पर खत्म कर दिया गया है। पुल के आसपास दीवारों पर अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इसका एक खास फीचर और भी है, एक जो सर्कल है इसके सेंटर में मध्य भाग में ये इंडियन फोर्सेस को डेडिकेट किया गया है और इसी के चलते एक वॉरशिप, टैंकर और फाइटर प्लेन यहाँ पे रखा जाने वाला है। देखना अब ये होगा कि इसका जो इफेक्ट है लोगों पे कैसा होता है, क्या सही में ट्रैफिक मूवमेंट पूरा जो है स्मूथ और इजी हो जाता है। और हाई में कार बचा हाहाकार आपको दिखाएंगे 8:27 पर टाइम स्टॉप 100 में। और चलिए टाइम स्टॉप अब भारत अब आपको सेना के शौर्य की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जिसे देख करके आपका भी जोश हाई हो जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक पोखरण आपको लिए चलते हैं, जहां सेना का जज्बा देखकर आपका दिल भी गर्व से भर जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक पोखरण में जहां भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन का अभ्यास किया, तो वहीं इस अभ्यास में भारतीय सेना के आर्मर्ड एविएशन और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स ने एक साथ फायर किए। भारतीय सेना लगातार पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में एक युद्ध के लिए तैयार होती है और उसके लिए ये फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन बेहद महत्वपूर्ण है।
जैसलमेर में लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने 2 दिन युद्धाभ्यास किया। इस दौरान भारतीय सेना के जांबाजों ने हथियार के बिना लड़ाई जीतने, दुश्मन को काबू करने या दुश्मन के हमले को कैसे नाकाम किया जाए, इसका दमखम दिखाया। यही नहीं, सेना के टैंक और हेलीकॉप्टर आदि का प्रदर्शन कर अपनी ताकत भी दिखाई। और अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज में रुद्रा हेलीकॉप्टर दुश्मन के टैंक्स पर 20 mm कैनन से हमला करने वाला है। ये फायरिंग चल रही है पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंजेस के एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक में, और ये वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड रुद्रा हेलीकॉप्टर है जो भारतीय सेना के लिए देश में बनाया गया है। ये एविएशन का हिस्सा है और इंटीग्रेटेड फायर डेमोन्स्ट्रेशन में जब जमीन पर आर्मर्ड के टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के व्हीकल्स होते हैं तो आसमान में रुद्र करता है बरसात 20 mm कैनन से। डेजर्ट वॉर गेम में पैदल सेना किस तरह से काम करती है उसका प्रदर्शन किया गया। दुश्मन को कैसे काबू में किया या उसका खात्मा सेना कैसे करती है, इसका प्रदर्शन भी बखूबी किया गया। रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से दुश्मन पर प्रहार किया जा रहा है। जो टैंक्स यहां दुश्मन ने इकट्ठे किए हैं उन पर लगातार गोलाबारी की जा रही है और कई तरह के एम्यूनिशन यहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 81 mm मोटर और इसके अलावा 105 mm के इन्फेंट्री गन्स का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। आरटी गन्स का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारतीय थल सेना की पैदल टुकड़ी ने गुरुवार को लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वॉर एक्सरसाइज शुरू की थी। इस दौरान जवानों ने 1971 के लोंगेवाला युद्ध की याद को भी ताजा किया। एक चीज बताऊंगा, रोने दो। बादल फाड़ विनाश, कैसे बचेगी सांस, आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में 7:55 पर। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुझे